ओके, तो इस वीडियो में करते हैं अ वायलेंट प्रोसिक्यूटर मूवी को एक्सप्लेन। और इस कहानी के थीम की बात करें तो ये बेस्ड है क्राइम एंड इनजस्टिस पर, जहां पर एक वकील को फंसाया जाता है एक झूठे मर्डर केस में। और कहानी की शुरुआत होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से। दरअसल सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि इस जगह पर बनने वाला होता है एक बर्ड सेंचुरी। पर अब यहाँ पर इस प्लान को चेंज करके यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा होता है, और इसी बात का विरोध कर रहे होते हैं ये सभी लोग। और इन सभी लोगों को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर भड़काया जाता है दंगा उन रिजॉर्ट मालिकों द्वारा, जो कि यहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। और इन सब में एक पुलिस ऑफिसर को आती है चोट, और ऐसा होते ही यहाँ पर होती है लाठीचार्ज और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही उन लोगों को भी जो कि यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन सब में जिस पर्सन पर एक्ट ऑफ वायलेंस का चार्ज लगाया जाता है उस पर्सन का नाम होता है ली जियोंग सुक, और इसी ने उस पुलिस ऑफिसर को मारा होता है दंगा भड़काने के लिए। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थाने की ओर, जहाँ पर पूछताछ चल रही होती है एक बिजनेसमैन से, जो कि असल में होता है एक गैंगस्टर, और इसी ने उन लोगों को वहाँ पर भेजा होता है दंगा भड़काने के लिए। पर इस बात से ये साफ साफ मना कर देता है कि वो कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। और इस पर्सन का नाम होता है जोंग युन सुकी, जिसे एक वकील कहता है कि जिसने उस पुलिस वाले का सर फोड़ा है वो आता ही होगा गवाही देने, और उससे पूछताछ करने पर तुम्हारा ये कांड यहीं पर खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जिससे ये भी थोड़ा बहुत और उठाता है कि तुम ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली बिना सबूत के। और इस बात पर ब्योंगजी नाम का ये प्रोसिक्यूटर कहता है, तो किसके दम पर इतना उछल रहा है बे? तो जैसे गैंगस्टर्स भी अब कानून को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे तो हम जैसे वकीलों का क्या होगा? और ये सारी बातें करता है वो उसे थाने में ही मारने लगता है, ठीक पुलिस के सामने। और इसी की वजह से इस मूवी का नाम पड़ा है अ वायलेंट प्रोसिक्यूटर। और इसका ये गुस्सा इसे कहां तक लेके जाएगा ये तो हम आगे ही जानेंगे। अभी के लिए वो बिजनेसमैन कॉल करता है एक सबसे बड़े लॉयर को, जिसका नाम होता है वू जियोंग गिल, द चीफ प्रोसिक्यूटर। और इस पर्सन के रैंक के बारे में बात करें तो ब्योंग जे इसी के अंडर काम करता है, और इसलिए ये उसे एश्योरेंस देता है कि वो इस केस को यहीं पर रफा दफा करवा देगा। और यहाँ से निकलकर ये जाता है एक पार्टी में, जहाँ पर आया होता है जय भी। और ये सीधा उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम बढ़ा चुके हो कि हाथ की उंगलियां कम पड़ जाए उसे गिनने में। और किस बात के लिए तुमने उस मिस्टर जैंग को थाने में पीटा? जिस पर ये हंसते हुए कहता है कि अगली बार मैं उसे इतना मारूंगा कि वो कंप्लेन करने की जगह भीख मांगेगा अपनी जान की। और ये बात सुनकर इसके सीनियर की तो जैसे सिनक जाती है, और ये उससे सीधा पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोग ही वायलेंस करेंगे तो इंसाफ मांगने के लिए लोग किसके पास जाएंगे? और उस ली वाले केस को यांग मिन वो नाम के एक पर्सन को देने के लिए कहता है। और ये बात सुनते ही ये सीधा उसके मुंह पर मना कर देता है कि इस केस को तो मैं तुम्हें भी ना दूं। इस केस से जुड़े जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हर किसी को मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा, तुम बस देखते रहना। और यहाँ से निकलकर ये सीधा जाता है जेल उस ली नाम के पर्सन से पूछने कि वो किसके कहने पर वहाँ पर गया था दंगा भड़काने। और ऐसा करने से पहले वो सभी गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि इसका पूछताछ करने का तरीका वायलेंस से शुरू होकर वायलेंस पर ही खत्म होता है। और पूछताछ करने पर यह पर्सन खुद को स्टूडेंट बताता है कि वो वहाँ पर नेचर को बचाने के लिए गया था, ना कि दंगा भड़काने के लिए। जिसे ये प्रोसिक्यूटर बिल्कुल भी नहीं मानता और सीधा उसे पूछता है कि तू किसके गैंग से है? जिस पर ये एक लाइन बोलता है कि रशिया से उड़ते हुए बर्ड्स 15 दिन का सफर करके वहाँ पर आते हैं, और इस बीच वो कहीं पर भी नहीं रुकते, ना ही रेस्ट के लिए और ना ही खाने पीने के लिए। और अगर हम उसी जगह पर रिजॉर्ट बनाएंगे तो वो सारे पंछी मर जाएंगे, एक पूरी स्पीशी खत्म हो जाएगी सिर्फ वहाँ पर रिजॉर्ट बनने की वजह से। और इस पॉइंट को हो सके तो याद रखना, क्योंकि ये इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी आगे चलकर। अभी के लिए जय उसकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, और उसे लगता है कि उसने जरूर ये बात कहीं से रट्टा मारा होगा खुद को बचाने के लिए, और उसे अपना शर्ट उतारने के लिए कहता है किसी वजह से। जिसका जब वो विरोध करने लगता है तो जय उसे मारने पीटने लगता है अपनी बात मनवाने के लिए। और फोर्सफुली उसका शर्ट उतारने पर हम उस पर्सन के बॉडी पर टैटूज बने देख पाते हैं। और कोरिया में अपनी बॉडी पर टैटू सिर्फ वही लोग बनवाते हैं जो कि किसी गैंग से जुड़े होते हैं, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी लॉयल्टी साबित कर सके अपने लीडर के लिए। और जय उसे कहता है कि तू तो अब गया बेटा, मैं तेरे पूरे गैंग को घसीटूंगा इस केस में। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर जय से मिलने आया होता है यांग मिन वू नाम का ये लॉयर, और ये डिफेंस साइड से लड़ रहा होता है इस केस को, जो कि जय पर गुस्सा होता है कि तुमने पूरी रात ली जोंग सुक को अपने पास कैसे रखा। और ये भी अपनी केस की तैयारी करने के लिए उसे ले जाने की बात करता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। जिससे थोड़ी देर बाद जय अपने लॉकअप में जाता है उस ली जियोंग सुक को लाने के लिए। और यहाँ पर वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है, और साथ ही सारे कैमरा मॉनिटर्स भी ऑफ होते हैं। जिससे ये अंदर जाते ही उस ली को उठाने की कोशिश करता है कि सुबह हो गई मामू, उठ जा, कब तक सोता रहेगा।
पर जब वो कोई भी हरकत नहीं करता तो ये उसे उठाने के लिए उसको हाथ लगाता है और नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसकी बॉडी के साथ। और जैसे ही वो अपने साथी को आवाज लगाता है, ये ली गिर जाता है जमीन पर, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी होती है इसकी मौत। और सिंस कि जय उसकी पूछताछ कर रहा था, इसे कर लिया जाता है अरेस्ट। और उसकी मौत वाली बात एक तरह से आग की तरह फैल जाती है और इन सब के लिए मीडिया के सामने माफी मांगता है वू जियोंग-गिल, क्योंकि वो एक चीफ प्रोसिक्यूटर होता है इस देश का। और कुछ दिन बाद इस केस की ट्रायल शुरू हो जाती है और सारी बातें जय के ही अगेंस्ट होती है। जैसे कि ये ऑफिसर बताता है कि प्रोसिक्यूटर जय ने उसे इंटेरोगेशन रूम से बाहर जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो वॉलेंटली अपने सस्पेक्ट्स को मारते हैं पूछताछ के दौरान। और साथ ही जब इस डॉक्टर से ली की मौत के बारे में पूछा जाता है कि क्या उसकी मौत अस्थमा की वजह से हुई थी, तो ये डॉक्टर इस बात से मना कर देता है कि वो पूरी तरह से ठीक था और कहता है कि उसमें अस्थमा के कोई भी लक्षण नहीं थे, जबकि असल में ली जियोन सुक को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। और इसका मतलब ये कि ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। और जय द्वारा किए गए इस जुर्म और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे 15 साल की सजा सुनाई जाती है। और जिस जेल में जय को भेजा जाता है, वहाँ पर भरे पड़े होते हैं वो सारे क्रिमिनल जिनको मार पीट कर जय ने अंदर भिजवाया होता है कई तरह के जुर्म में। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जेल के बाहर इस चीफ प्रोसिक्यूटर के कार के अंदर, और इसको एक लिफाफा देता है उसका ड्राइवर। और ये ड्राइवर वही पर्सन होता है जो कि इंटेरोगेशन रूम का सिक्योरिटी गार्ड था जब जय उस ली से पूछताछ कर रहा था उस केस को लेकर। और इस एनवलप के अंदर होता है एक इनहेलर, और इसका मतलब ये कि ली की मौत अस्थमा की वजह से हुई थी, ना कि मारपीट की वजह से। और वू जियोंग-गिल इस सबूत के साथ छेड़छाड़ करके किसको बचाना चाहता है, ये बात हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए तो जय की लग गई होती है 15 साल के लिए, और जिस लॉकअप में इसे रखा जाता है वहाँ पर होती है इसकी जमकर कुटाई, क्योंकि इसने भी उन्हें मारा पीटा होता है खुद को प्रोसिक्यूटर समझकर, और मार मार के वो लोग इसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं बिलीव इन कर्मा, जो आप दूसरों के साथ करोगे वो एक दिन आपके साथ जरूर होगा। और वक्त निकलने के साथ साथ उस रिजॉर्ट वाली जगह पर एक बर्ड सेंचुरी बनने जा रहा होता है, जिसका इनॉग्रेशन करता है वू जियोंग-गिल, जो कि अब तक बन चुका होता है एक पॉलिटिशियन। और इस बात से जय का दिमाग ठनकता है कि उसे जरूर जानबूझकर फंसाया जा रहा है उस केस में, और इसलिए ये खुद को बचाने के लिए रीट्रायल की अर्जी डालता है ताकि वो उस केस को रीओपन करवा सके। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है उस दिन में जब जय को अरेस्ट किया गया था उस ली जियोंग सुक को मारने के इल्जाम में। और जेल में जय से मिलने के लिए आया होता है वू जियोंग-गिल और उसे कहता है कि तुम सारे इल्जाम मान लेना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम्हें जेल से निकालने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर जय से पूछता है कि तुम कैसे मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, और इस बात पर ये कहता है कि मैं कोर्ट में ये बात सामने रखूंगा कि ली ने तुम पर अटैक करने की कोशिश की थी एंड इन रिटर्न तुमने सेल्फ डिफेंस में उसे मार डाला। और ठीक ऐसा ही जब जय कोर्ट में कहता है तो उसे सुनाई जाती है 15 साल की सजा, क्योंकि जज इस बात को मानने से ही मना कर देता है कि सेल्फ डिफेंस की वजह से ली की मौत हुई थी, क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता अपनी इस बात को साबित करने के लिए। और ये बात सुनकर जय सुन्न सा हो जाता है, क्योंकि चीफ ने उसे कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा उसे बाहर निकालने के लिए। आसान शब्दों में समझें तो चीफ ने अपनी जाल इस तरह से बिछाई होती है कि जय उसमें पूरी तरह से फंस चुका होता है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पर उसके रीट्रायल के फॉर्म को जेल से बाहर भिजवाने से मना कर देता है थाने का ये चीफ, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे कहा होता है वू जियोंग-गिल ने। एक तरह से वो नहीं चाहता कि जय कभी भी यहाँ से बाहर निकले, एटलीस्ट तब तक के लिए तो नहीं जब तक कि इसकी पूरी सजा खत्म न हो जाए। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है कुछ दिन और आगे, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सभी से पूछताछ कर रहे होते हैं कि कितने लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है। दरअसल इन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो कि उनकी एक केस में हेल्प कर सके, और यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है जय, और इनके इस रियल स्टेट वाले केस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देता है बस मिनटों में। और साथ ही और भी ऐसे ही सिमिलर तरह के केसेस को भी जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा होता। और इस बात के लिए ये लोग भी उसका फेवर करते हैं कई तरह से, स्पेशली उन लोगों को उसके सेल से हटाकर जो कि उसे हर दिन मारा पीटा करते थे। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 5 साल आगे, जहाँ पर जेल में एंट्री मारता है कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर, और इस पर्सन का नाम होता है हान ची-वान, जिस पर 10 से भी ज्यादा केसेस लगे होते हैं धोखाधड़ी और लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने का, प्लस डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी जैसे मामले भी लगे होते हैं बाकी सभी केसेस के साथ। और ये लड़की होती है सेम ही उसका एक मोहरा, जो कि इससे प्यार करती है और जेल में इससे मिलने आई होती है सेम ही रीजन की वजह से, जिसके सामने ये इमोशनल ड्रामा करता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी और से शादी कर लेना, और इसी तरह के और भी बहुत सारी ब्ला ब्ला ब्ला। और एक बार फिर से कहानी शिफ्ट होती है जय की तरफ, जो कि अब तक जेल का सबसे फेमस पर्सन बन चुका होता है, और हर पर्सन जो जेल में आता है वो सबसे पहले इसी से सलाह मांगता है अपनी सजा कम करवाने के लिए। जैसे कि ये पर्सन यहाँ पर आया होता है एक मर्डर केस में, और जय को अपने केस के बारे में बताता है कि उसके कोवर्कर ने उसकी बेटी के साथ रेप किया था,
और इसलिए उसने गुंडे हायर किए थे उसे मारने के लिए। जिस पर जय स्टार्ट में तो उसे क्रिमिनल कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, फिर बाद में वो उसको गाइड करता है कि किस सेक्शन के अंदर उसकी सजा कम हो सकती है और कैसे वो 3 महीने में ही यहाँ से बाहर निकल सकता है। एंड इन रिटर्न ये पर्सन बन जाता है उसका गुलाम, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे इस मदद की कीमत जरूर चुकाऊंगा। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है इनकी काम करने वाली जगह पर, जहाँ पर आता है इस जेल का चीफ। और ये वही पर्सन होता है जिसने जय के केस को रीओपन करवाने की अर्जी को खारिज कर दिया था। पर इतने सालों में ये भी जय के एहसानों तले दब चुका होता है। पता नहीं कितनी बार जय ने इन लोगों की हेल्प की होगी अलग अलग तरह के केसेस में। और ये अखबार में छुपा कर लाया होता है सिगरेट, जिसे जय के सभी लोग मिल बांट कर फूकते हैं एक रूम में बैठकर। और ठीक यहीं पर आता है चीवान भी, जो कि अभी तक जय को ठीक तरह से नहीं जानता होता। और टीवी में कुछ बर्ड्स को देखते हुए अपने फ्रेंड के सामने ज्ञान झाड़ने लगता है कि ये बर्ड्स रशिया से उड़कर कोरिया आते हैं और 15 दिन के इस सफर में वो कहीं पर भी नहीं रुकते और ना ही कुछ खाते पीते हैं। और ये बात सुनकर जय का दिमाग ठनकता है, क्योंकि यही सारी बातें ली ने उसे कही थी जब वो उससे पूछताछ कर रहा था। इसलिए ये सीधा उठकर उससे पूछता है कि ये सारी बातें उसने कहाँ से सुनी। पर ये तरीका कुछ ज्यादा ही हाश होता है, इसलिए चीवान उसे कुछ भी नहीं बताता। और सिंस के इसे झूठ बोलने की बीमारी होती है, वो इससे भी झूठ बोलता है कि वो एक बर्ड लवर है और इसलिए उसे ये सारी बातें मालूम है। और इसलिए जय उसे कुछ और नहीं पूछता और सीधा जाके उसके वकील से मिलता है, क्योंकि ये बात भी ये बड़े अच्छे से जानता होता है कि अगर उसे अपने क्वेश्चंस की आंसर चाहिए तो सबसे पहले उसे उसके लिए कुछ करना होगा। और इस पर्सन के केस को बस मिनटों में सॉल्व कर देता है ताकि उसे जेल से बाहर निकलवा कर उसे अपना काम करवा सके। और इसके बाद तो चीवान खुद ही उसे मिलने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है, जहाँ पर जय उसे एक बार फिर से सेम ही सवाल पूछता है कि उसने ये सारी बातें कहाँ से सुनी। और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकलवा सकता हूँ। जिससे ये भी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी कहानी सुनाने लगता है कि 5 साल पहले वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था और एक दिन उन्हें बर्ड्स के बारे में सीखने के लिए पैसे देने की बात कही गई, इसलिए वो भी चल दिया उन लोगों के साथ, जहाँ पर उन्हें ये सारी बातें सिखाई गई और फिर उन्हें एक जगह पर लेकर जाया गया दंगे भड़काने के लिए। पर उनको लड़ता देखकर ये उनके साथ नहीं जाता पुलिस से भिड़ने। और इतनी बात सुनकर जय कहता है कि जो पर्सन तुम्हें वहां पर ले गया था वो जैंग हैंसुकी है क्या। और इस बात पर चीवॉन कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। और ये जैंग हैंसुकी वही गैंगस्टर होता है जो कि बिजनेसमैन के भेष में उस बर्ड सेंचुरी वाली जगह पर रिजॉर्ट बनाने वाला था। और इस बात पर जय कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो पर मैं तुम्हें अब इस जेल से बाहर निकलवा कर ही रहूंगा। और कहता है कि अब तुम्हें उन लोगों को सामना करना पड़ेगा जिनसे तुम आज तक नहीं मिले, और वो पर्सन होते हैं गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड ऑफ कोर्स वकील। और इसे यहाँ पर ट्रेन करने लगता है कि उसे बाहर जाकर किससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। और ये सारी मेहनत वो इसलिए करवाता है ताकि वो सबूत ढूंढ सके जो कि उसे चाहिए अपनी केस को फिर से रीओपन करवाने के लिए। और बाहर भेजने से पहले उसे एक सिग्नेचर को कॉपी करने के लिए कहता है ताकि वो उसका यूज करके कुछ डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवा सके। और जेल से बाहर निकलवाने से पहले इसे एक लास्ट सलाह देता है कि बेमतलब की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ उसी काम पर फोकस करना जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिससे ये भी सीधा बाहर जाते ही अपने पुराने साथियों से मिलता है और उनसे ली जॉन सुक के बारे में पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जिससे स्टार्टिंग में तो कोई भी इसे कुछ भी नहीं बताता, बट चीवॉन अपने बॉस को शराब पिलाकर उसे सब कुछ निकलवा ही लेता है। और ये सारी बातों को रिकॉर्ड करके भेजता है जय को, जो कि इस रिकॉर्डिंग को सुनकर ये जान लेता है कि ली जोंग सुक को अस्थमा की बीमारी थी और वो अपने इनहेलर के बगैर कहीं पर भी नहीं जाता था। और ये इनहेलर वाली बात FIR रिपोर्ट में नहीं लिखी होती और इसी वजह को छुपाकर जय को 15 साल के लिए अंदर करवाया गया होता है। और इस रिकॉर्डिंग के साथ वो और भी कई सारे सबूतों को जज के पास भेजता है अपने केस को रीओपन करवाने के लिए। और इस बात की भनक जैसे ही इस गैंगस्टर को लगती है, ये कॉल करता है वू जियोंग गिल को और पिटाई करता है अपने लॉन्डो की कि ये बात किसने कही। और यहाँ पर आते ही वू जियोंग गिल इस गैंगस्टर को मारने पीटने लगता है कि अगर मैं तेरी वजह से फंसा तो तेरा नामो निशान मिटाकर रख दूंगा। और उस पर्सन को ढूंढने के लिए कहता है जिसकी रिकॉर्डिंग की वजह से उस केस को रीओपन करवाई जा रही होती है। और जैसे ही वो मिलता है ये लोग उसे अधमरा होने तक पीटते हैं। तो वही वो जियोंग गिल मिलने जाता है अपने लॉयर यांग मिन वो से और उसे इस केस को किसी भी कीमत पर रीओपन ना होने देने की बात करता है कि कुछ भी हो जाए इस केस को रीओपन होने मत देना। और सिर्फ इसी वजह के लिए ये जय से मिलने के लिए जेल जाता है और उसे एक तरह से धमकाता है कि 5 साल तक तो तुम चुपचाप थे, तो फिर अचानक से तुम्हारे अंदर इतने तूफान किस बात के लिए उमड़ रहे हैं। और कहता है कि सिर्फ एक एविडेंस के बेस पर तो मैं उस केस को रीओपन करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम ये बेवजह की मेहनत करना बंद कर दो। जिस पर जय भी उसे कहता है कि 5 साल में लगता है तुम फाइनली धमकी देना सीख चुके हो। और रही बात उस केस की तो तुम देखते ही जाओ कि आगे क्या होता है। और फिर यहाँ से शिफ्ट होती है जेल के बाहर, जहाँ पर जज बुलाते हैं जय और मिनवू को और स्पेशली जय से पूछता है कि वो इस केस को फिर से रीओपन क्यों करवाना चाहता है जबकि उसी ने वो सारे जुर्म कबूल किए थे।
जिस पर ये कहता है कि मुझे गलत इल्जाम में फंसाया गया है, मैंने जुर्म इसलिए कबूल किया था क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा था वो जियोंग गिल ने। जिस पर अब ये रिश्वत लेने देने का इल्जाम लगा रहा होता है, ये कहते हुए कि ट्रायल्स के शुरू होने पर मैं अपनी सारी बातें साबित कर दूंगा। जिससे जज इस केस को रीओपन करने के लिए मान जाता है और मिन वो सीधा जाता है जियोंग गिल के पास इस बारे में बताने और उससे पूछता है कि तुम मुझसे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे। जिस पर ये उसे डांटते हुए टॉपिक चेंज कर देता है, ये कहते हुए कि इस बात का ध्यान रखना कि मुझे कोर्ट रूम में आना ही ना पड़े। तो वहीं ची वॉन जाता है हॉस्पिटल में और अपने बॉस की इतनी बुरी हालत देखकर इसकी तो जैसे बैंड बज जाती है और इसलिए ये जे को कॉल करता है कि अब वो उसकी और मदद नहीं कर सकता। साथ ही वो उसे दोबारा कॉल ना करने की भी बात कहता है, पर जे ने उसे इस काम के लिए बाहर नहीं भिजवाया होता कि वो बाहर जाकर उसका काम करने से मना करते, और इसलिए वो अपने आदमियों को भेजता है उसकी खबर लेने, जो कि उसे बीच रास्ते में ही मारने लग जाते हैं, ये धमकी देते हुए कि अगर तूने बॉस का काम पूरा नहीं किया तो तेरी इस गर्लफ्रेंड को तेरा सारा कांड बता दूंगा कि तू कितना बड़ा अमीर है और कितना बड़ा ग्रेजुएट। जिससे ये यहाँ से निकलकर सीधा जेल जाता है जय से मिलने, क्योंकि इसकी गर्दन पर अब दोनों ही तरफ से तलवार लटक रही होती है और जय को कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर ये भी कहता है कि वो लोग तो तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ेंगे, तुमने वो रिकॉर्डिंग मुझे जो भिजवाई, और इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है। जिससे ये एक बार फिर से उसी के साथ काम करने की बात करता है ताकि वो एटलीस्ट एक साइड से तो सेफ रहे, और जय यहाँ पर उसे आगे बताता है कि क्या करना है और ची वॉन को यहाँ से भेजता है वो जियोंग गिल के सेमिनार में और उसका फुल टू सपोर्ट करने के लिए कहता है ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। और ठीक ऐसा ही करते हुए ये उसके साथ एक फोटो भी खिंचवा लेता है जिसे जय बाद में कोर्ट में पेश करेगा एज ए प्रूफ। अभी के लिए ची वॉन उस जगह के रिसेप्शनिस्ट को पटाता है ताकि उससे आसानी से वो सारे सबूत निकलवा सके जो कि उसे चाहिए, और फिर जय के अकाउंट से लाखों रुपए निकलवा कर वो एक गवाह को खरीदने के लिए जाता है और वो पर्सन होता है ये गार्ड, जो कि एक वक्त पर वो जियोंग गिल का ड्राइवर हुआ करता था। और फिर इसके बाद जाल में बड़ी मछली को फंसाने की बारी आती है, जो कि होता है प्रोसिक्यूटर योंग मिन वू, जो कि इतनी आसानी से तो नहीं फंसने वाला होता, पर कहते हैं ना जो पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानता है उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। और सेम जय भी इसके वीक पॉइंट्स को जानता होता है, इसलिए वो ची वॉन को उससे डायरेक्टली मिलने से मना करता है और उसके सभी खास आदमियों को अपनी तरफ करने के लिए कहता है ताकि योंग मिन वो खुद को अकेला महसूस करने लगे। और जब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है तो योंग मिन वो खुद भागकर इसके पास आता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने, और शब्दों का ये खिलाड़ी उसे अपनी बातों में इस तरह से उलझाता है कि वो उसे सच में एक लॉयर समझने लगता है, और ये भी जय के बताए हुए प्लान के अनुसार उसके दिमाग के साथ खेलने लगता है, ये कहते हुए कि वो जियोंग गिल हजारों करोड़ों रुपए इधर से उधर करता है और अगर ये बात सबके सामने आई तो कहीं तुम भी इन सब में घसीटे न जाओ। प्लस मैंने सुना है कि वो ली जियोंग सुक वाला केस फिर से रीओपन हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जय वुक थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है, जरा सा संभल कर रहना। और ये सारी बातें कह के वो एक तरह से इसके दिमाग में डर डालता है कि वो जियोंग गिल के साथ रहना उसके लिए नुकसानदायक है। और जैसे ही ये लॉयर थोड़े से काम के लिए अपने ऑफिस से बाहर जाता है, जी वॉन उस केस को रीओपन करने वाले फाइल पर साइन करके यहाँ से निकल जाता है, और ये सारा तामझाम वो एग्जैक्टली इसीलिए कर रहा था। और ठीक एग्जैक्टली जय ने भी उसे इसीलिए यांग मिन वू के साइन को कॉपी करने के लिए कहा होता है ताकि वो उस फाइल पर साइन करके उस केस को फिर से रीओपन करवा सके। पर जब जी वॉन यहाँ से निकलता है तो उसे पहचान लेता है उस गैंगस्टर का एक मेंबर और पड़ जाता है उसके पीछे। और जैसे ही ये पहुंचता है अपने फ्लैट में, इसकी गर्लफ्रेंड का भाई बेसबॉल बैट लेकर इंतजार कर रहा होता है इसके आने का, जो कि मेनली अपनी बहन को बचाकर ले जाने के लिए आया होता है इस फ्रॉड से, जिस पर 10 से भी ज्यादा केसेस लगे होते हैं धोखाधड़ी के। और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक यहीं पर आते हैं वो गैंगस्टर्स के लोग भी इसे ढूंढते हुए, जिनसे बचने के लिए तो ये सबसे पहले उनसे छुपने की कोशिश करता है और फिर उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर ये भी मिल जाता है उन्हीं लोगों के बीच। पर जब तक वो यहाँ से निकल पाता, वो लोग इसे पहचान कर इसे अपने साथ ले जाते हैं। तो वहीं एक लॉयर जियोंग गिल को ये बात बताता है कि कल कोर्ट में उसकी पेशी है 10 बजे, और इस बात को सुनते ही ये ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है योंग मिन वू के ऊपर, ये कहते हुए कि क्या सोचकर तुमने उस केस की फाइल को साइन किया, और ऐसे ही वो और भी बहुत सारी बातें सुनाता है ठीक उसके मुंह पर, और खुद की इतनी बेइज्जती होता हुआ देखकर ये भी सीधा उसके मुंह पर सुना देता है, ये कहते हुए कि मैं अंधा नहीं हूँ जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये अकेला केस नहीं है जिस पर तुम कांड किए बैठे हो। और ये बात सुनते ही जियोंग गिल इस बात को और आगे नहीं खींचता ताकि बात उसके हाथ से ना निकल जाए, और अपनी भड़ास निकालने के लिए मिन उस गैंगस्टर जैंग को पकड़ने की बात करता है, जो कि धुलाई कर रहा होता है इस ची वॉन की। पर इससे पहले वो उसे मारते यहाँ पर आती है पुलिस और सबको कर लिया जाता है अरेस्ट, और साथ ही इस ऑफिसर को कॉल करके मिन ची वॉन को भी अपने पास लाने के लिए कहता है। और वहाँ पर जाने पर ची वॉन देखता है कि योंग मिन वो उसकी पूरी जुर्म कुंडली लिए बैठा है कि उसने कौन कौन से जुर्म किए हैं अब तक, और उससे गुस्से में कहता है कि तू पूरी जिंदगी बस अब सड़ता रहे जेल में।
जिससे ची वॉन एक बार फिर से उसे अपनी बातों में उलझाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम ब्योंग जे को इस केस को जीतने दोगे तो तुम दुनिया की नजर में एक महान प्रोसिक्यूटर बन जाओगे। दुनिया भर की मीडिया तुम्हारी वाहवाही करेगी कि एक लॉयर सच को सामने लाने के लिए एक झूठे इंसान का साथ छोड़ दिया, और इसी तरह की और भी बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें। तो वही ये पर्सन मिलने के लिए जाता है वो जियोंग गिल से, जो कि असल में यहाँ पर आया होता है सबूत इकट्ठा करने के लिए, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कोर्ट रूम के अंदर। अभी के लिए जियोंग गिल जाता है जेल में ताकि वो जय को मना सके इस केस को रीओपन ना करवाने के लिए, और कहता है कि मुझे बस एक बार पावर में आने दो, मैं तुम्हें आसानी से इस जेल से बाहर निकलवा दूंगा, तुम्हें इस केस को बेवजह ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस बात का रिप्लाई करते हुए जय कहता है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो कि मैं तुम पर फिर से भरोसा करूं, और इससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे फंसाया और किस बात के लिए। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 5 साल पीछे, जहाँ पर ये मिलने के लिए जाता है उस ली नाम के सस्पेक्ट से, और जब वो कहता है कि वो कोर्ट में सब कुछ कबूल कर लेगा तो ये उसके पेट में घुसा मारते हुए उसका इनहेलर छीन लेता है, और इसी की वजह से मौत हो जाती है ली जियोन सुक की। और ये जय को इन सब में इसलिए घसीटता है क्योंकि ये उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, और साथ ही ये उसके काम में दखल अंदाजी भी कर रहा था काफी लंबे टाइम से। और जय इन सब की बात तो वैसे भी नहीं मानने वाला होता उस केस को पीछे लेने के लिए, इसलिए ये थाने के चीफ के जरिए जय के एक खास आदमी को पिटवाता है और उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे यहाँ से निकाल सकता है अगर वो उसका एक काम करे। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर होने वाली होती है इस केस की हियरिंग, और सेम इसी चीज के लिए जय को भी यहाँ से ले जाने की प्रोसेस शुरू होती है। बट इससे पहले वो जेल से निकल पाते यहाँ पर होता है एक कांड, और एक ऑफिसर जैसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए जाता है, जय का वो साथी इस पर अटैक करता है किसी चीज से ताकि जय यहाँ से निकल ही ना सके। और इन सब में डिले होती है केस की कार्यवाही, और जय के टाइम पर ना पहुंचने की वजह से जज उस केस को 12 बजे तक के लिए टाल देता है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो जियोंग गिल ने तो उस केस के जज को ही खरीद रखा होता है ताकि वो उस केस को ही खारिज कर दे। और जैसे ही इन लोगों को जय पर अटैक होने की बात पता चलती है, जी वॉन भी यहाँ से भागने लगता है एयरपोर्ट की तरफ ताकि उस पर भी अटैक ना हो, और इसे जेल के बाहर आते हुए दिखाई देती है एक एम्बुलेंस। तो वहीं उस केस की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी होती है, और जय के लेट होने की वजह से जज उस केस को रीशेड्यूल करने की बात करता है कि इस केस को फिर कभी ओपन किया जाएगा, और इसका मोस्टली मतलब होता है कि 1-2 साल बाद उसको फिर से रीओपन किया जाएगा। और इसी वजह से डिफेंस इस बात से सहमत नहीं होता और ऑब्जेक्ट करता है कि उन्हें थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जय की हालत के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली होती। पर कौन सा ये जज उसकी बात सुनने वाला होता है, इसने तो ऑलरेडी ही मन बना लिया होता है उस केस को रीशेड्यूल करने की। पर इससे पहले वो इस केस को बंद कर पाता, ठीक यहीं पर आता है ची वॉन जय के साथ, जिसे देखकर ये लॉयर तो काफी खुश होता है, पर लगता है इस जज की आंखों में मिर्ची चली जाती है, जो कि उसे यहाँ पर देखकर खुश नहीं होता। और जय के आते ही कोर्ट की कार्यवाही एक बार फिर से रिज्यूम होती है, जहाँ पर जय का सबसे पहला गवाह होता है ची वॉन, और ये यहाँ पर टेस्टिफाई करता है कि सस्पेक्ट ली ब्योंग सुक को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और बिना इनहेलर के वो कहीं पर भी नहीं जाता था। जिससे जय ची वॉन से मिस्टर जैंग के बारे में पूछता है कि तुमने 5 साल तक उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया था, वो किस तरह का पर्सन है, जिसके बारे में सब कुछ बताता हुआ ये एक झूठ भी बोलता है कि मैंने उसके साथ रह के इलेक्शन कैंपेन में भी काम किया था, और भर भर के करोड़ों रुपए वो अपने हाथों से मिस्टर वू जैंग के इलेक्शन कैंपेन में ले गया था, जिसे भेजा था मिस्टर जैंग ने। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो उन फोटोज को दिखाता है जो कि उसने दंगे वाले टाइम और इलेक्शन कैंपेन वाले टाइम खींची थी। और इन दोनों बातों से 2 चीज क्लियर हो जाती है। पहला ये कि ली ब्योंग सुक की मौत अस्थमा की वजह से हो सकती है, जिसके बारे में FIR रिपोर्ट में नहीं लिखा गया था। और दूसरी बात ये कि वो जियोंग गिल करप्शन का पैसा इस्तेमाल कर रहा था अपनी रैलीज के लिए, जिससे डिफेंस भी ची वॉन से अपने सवाल पूछता है कि ये पैसे ले जाने वाली बात कितनी सच है, जिस पर ये कहता है कि 100% सच, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। और इसके बाद ये लॉयर उससे कोई भी सवाल नहीं पूछता। एक तरह से ये इंटेंशनली ऐसा कर रहा होता है जय को इस केस को जिताने के लिए, और इसीलिए ये बात जज को अजीब सी लगती है, और ये उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम डिफेंस के साथ हो या फिर दूसरे पक्ष के साथ, जिस पर ये सच का साथ देने की बात करता है कि मैं सच को सबके सामने लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और जय का अगला गवाह होता है खुद वो जियोंग गिल, जिससे ये ली की मौत के बारे में पूछता है कि उसे किसने मारा होगा, जिस पर ये कहता है कि तुमने जो यूनिफॉर्म पहनी है, क्या वो ये बात साबित नहीं करती कि तुम्ही ने उसे मारा है। और इस बात के लिए जय इससे एक बार फिर से पूछता है कि मैं ली को किस बात के लिए मारूंगा। हर मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है जो कि बेनिफिट करता है उस पर्सन को जिसने उसे मारा है, और रही बात मेरी, तो मुझे तो ली की मौत से कोई फायदा ही नहीं हुआ। पर रही बात जियोंग गिल की, तो इन्हें ली की मौत का जरूर फायदा हुआ है। जो पर्सन कानून जानता है, जो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कभी भी आ जा सकता है, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्या उसे सस्पेक्ट की नजर से नहीं देखना चाहिए। इन शॉर्ट ये कह रहा होता है कि ली को मारने वाला पर्सन है वो जियोंग गिल, और इसने मुझे मर्डर केस में इसलिए फंसाया ताकि मैं इसके काले कारनामों में रास्ते का कांटा न बनूं।
और इस बात पर यह कहता है कि सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ साबित नहीं होता, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बात करो, बेवजह कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और ठीक इसी टाइम कोर्ट रूम में एंट्री मारता है मिस्टर पार्क जुंग ब्योंग और इसके पास एक ऐसा सबूत होता है जो कि इस केस की काया पलट करके रख देता है। और वो सबूत होती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसे कोर्ट मानने से मना कर देती है एक कंडीशन के साथ कि अगर डिफेंस इस बात की परमिशन दे तो कोर्ट इस बात को सबूत की तरह एक्सेप्ट कर सकती है। और इस बात का डिफेंस कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता क्योंकि वो चाहता ही होता है कि जय इस केस को जीते, जिससे जय इस वू जियोंगिल को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नकली इनहेलर कोर्ट में पेश करता है, ये कहते हुए कि ये मिस्टर ली का इनहेलर है जो कि अब तक वू जियोंगिल ने छुपा कर रखा था, और उसे भड़काता है सच को अपने ही मुंह से कबूल करने के लिए। और गुस्से में ठीक ये ऐसा ही करता है और ली के इनहेलर को नदी में फेंकने वाली बात को वो कबूल कर लेता है ठीक कोर्ट के सामने। और उस ऑडियो फाइल को चलाकर जय इस वू जियोंगिल को कर देता है चारों खाने चित, जिससे ये गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से इसे इमीडिएटली कर लिया जाता है अरेस्ट। और इस केस को क्लोज करने से पहले जय का ओपिनियन पूछा जाता है कि उसे कुछ और तो नहीं कहना अपने पक्ष में, जिसलिए कोर्ट के सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था और मुझे इस बात की सजा भी मिली कि मैं 5 साल तक जेल में रहा, और इसलिए ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे सोसाइटी में फिर से वापस आ जाने दिया जाए, जिससे जय को जेल से कर दिया जाता है रिहा। और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।